नमस्कार दोस्तों, पीक पीसीएस के इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। उम्मीद करते हैं सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग नई श्रृंखला स्टार्ट करने जा रहे हैं। कौन सी? बिहार पीसीएस, जिसमें हम लोग बिहार पीसीएस का जो भी मटेरियल है, तो चूँकि बिहार पीसीएस जो है आने वाला है, हम जल्द ही नवंबर में एग्ज़ाम जो है होने वाला है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो है बिहार स्पेशल है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्योंकि बिहार स्पेशल से लगभग जैसे यूपी स्पेशल से आते हैं ना, उसी प्रकार यहाँ से लगभग 20 एवरेज मान लें तो 20 क्वेश्चन जो है आते ही हैं। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। और बात करें तो इसमें हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे, देख लेते हैं। इस श्रृंखला में जो है हम लोग बिहार स्पेशल का टोटल कवर कर देंगे। इसको देखने के बाद कोई दूसरी वीडियो आप लोगों को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसमें देख लेते हैं हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। एक तो बिहार का सामान्य परिचय पढ़ेंगे, फिर जो है बिहार का राजकीय चिन्ह, बिहार का प्रजामंडल परिचय, प्रमंडल मतलब कितने मंडल हैं और कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनका जो विभाजन है ये सब पढ़ेंगे। फिर बिहार की राज्य व्यवस्था की बात करते हैं और भौगोलिक परिचय, प्राकृतिक संरचना, नदियाँ और बिहार के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र और नदियों पे जो नदी परियोजनाएँ बनी हुई हैं, बिहार की मिट्टी, जनजाति और बिहार में जनसंख्या एवं नगरीकरण मतलब जनगणना से संबंधित पॉइंट। फिर बिहार में खनिज, उद्योग है ना, ताल एवं झीलें हो गई, बिहार में वन और बिहार में वर्षा का वितरण किस प्रकार है ना, और बिहार में बिहार जो है किस चीज़ में प्रथम है। फिर बिहार के इतिहास के स्रोत पढ़ेंगे, है ना, धर्म एवं ग्रंथ, जैन धर्म, वंश और हर्यक वंश हो गया, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। फिर बात करते हैं इसमें इतिहास में नंद वंश पढ़ेंगे, मौर्य शासन पढ़ेंगे, है ना, और मौर्य साम्राज्य का प्रशासनिक ढांचा किस प्रकार का था, उसके शिलालेख थे जो 14 है ना अशोक के। फिर पाल वंश, कर्नाट वंश, गुप्त वंश, मध्यकालीन बिहार एवं अफगान शासक और चेरों का शासन हो जाएगा। फिर आधुनिक बिहार भी पढ़ लेंगे, है ना, जिसमें 1857 क्रांति में या बिहार से कौन कौन लोग या दांडी मार्च के समय से क्या कौन कौन सी गतिविधियाँ जो हुई थी, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। फिर बिहार में जो जनजाति एवं किसान संघर्ष हुए थे, किसान सभा जिसको सहजानंद स्वामी ने स्टार्ट किया था, विदेशी यात्री कौन कौन आए हैं, और फिर अब यहाँ से जो है करंट अफेयर्स स्टार्ट हो जाता है ना। तो जो मतलब बिहार पीसीएस में जो बिहार स्पेशल से जितनी चीज़ें आने वाली हैं सारी इस वीडियो में कवर हो जाएंगी। तो बिहार बजट देख लेंगे 2024-25, फिर बिहार की अर्थव्यवस्था देखेंगे और आर्थिक सर्वेक्षण, फिर बिहार में जो योजनाएं चलाई जा रही हैं बिहार सरकार के द्वारा, है ना, फिर मेला हो गए, त्यौहार हो गए, महोत्सव, और बिहार में कौन कौन से प्रोडक्ट को जो है जीआई टैग दिया गया है। और फिर बिहार से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट जो होंगे पॉइंट वाइज, जो कि विविध में आते हैं मिसलेनियस सेक्टर में। तो इस प्रकार हम जो है टोटल इतने सारे जो हैं टॉपिक्स कवर करने वाले हैं इस सीरीज में, है ना। तो स्टार्ट करेंगे और इसमें जो है सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। और मेरा वादा है आप लोगों से ये कि जो है अगर मान लो अगर 20 क्वेश्चन आ रहे हैं बिहार स्पेशल से, तो इसमें से 18 क्वेश्चन आपके इस सीरीज से फंस जाएंगे, वो भी डायरेक्ट फंस जाएंगे। अदर और इस लेक्चर को मतलब इस पूरी सीरीज को इसमें लगभग 5 से 6 वीडियो आएंगे, लगभग एक घंटे के एबव में। तो उन 6 वीडियो को मतलब पूरी सीरीज कंप्लीट करने के बाद आपको कहीं भी किसी भी सोर्स को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारा का सारा चीज़ जो है इसमें कंप्लीट हो जाएगा, वो भी कैसे, मैपिंग के माध्यम से, है ना। मैप के माध्यम से हम लोग देखेंगे और पॉइंट वाइज सारे फैक्ट, सारे कॉन्सेप्ट सब कुछ कवर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो सीरीज जो है ये पसंद भी आएगी। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले जो है सीरीज के वीडियो आप लोगों को मिलते रहें, है ना। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, जिसमें हम लोग देखते हैं क्या स्टेट्स की जो है डिस्ट्रिक्ट्स, स्टेट में जो है डिस्ट्रिक्ट के हैं नाम है वो देख लेते हैं कि कहाँ पे कौन सा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। तो इनका याद करने का एक जो है ट्रिक ये हो सकता है कि एक तो सर्कल में घूम सकते हैं या फिर जो ऊपर से नीचे ऐसे करके देख सकते हैं। तो हम लोग ऐसे देख लेंगे, है ना। तो सबसे पहले जो है पश्चिमी चंपारण आता है, इसके बाद पूर्वी चंपारण, इसके बाद बात करें तो शिवहर आता है, जो कि बिहार का सबसे छोटा ज़िला शिवहर है। और अगर सबसे बड़े ज़िले की बात करें तो पश्चिमी चंपारण सबसे बड़ा ज़िला हो जाता है ना। फिर आता है सीतामढ़ी, फिर मधुबनी, है ना, फिर सुपौल, इसके बाद अररिया आएगा, अररिया डिस्ट्रिक्ट, इसके बाद किशनगंज। तो किशनगंज जो है सबसे पश्चिम में है ना। फिर इसके नीचे वाली श्रृंखला में देखें तो गोपालगंज हो गया, है ना, और सिवान हो गया, सारण,
मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सहरसा, है ना। फिर मधेपुरा हो जाएगा और पूर्णिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूर्णिया। फिर नीचे लाइन में देखें तो वैशाली हो जाएगा, समस्तीपुर, है ना। और इधर हो जाएगा क्या? अब देखते हैं अगली लाइन। तो इधर बक्सर हो जाएगा, बक्सर का युद्ध जो है यहीं हुआ था। फिर भोजपुर, पटना, बेगूसराय, खगड़िया। फिर अगली लाइन की बात करें तो ये कैमूर हो जाएगा, जो कि कैमूर मध्य प्रदेश और बिहार के क्षेत्र में पाया जाता है। फिर रोहतस और ये हो जाएगा औरंगाबाद। इसके बाद बात करें तो अरवल, जहानाबाद, नालंदा, शेखपुरा, लखीसराय, मुंगेर और भागलपुर। भागलपुर के बाद जो है कटिहार आता है। फिर गया यहाँ पे हो जाएगा, नवादा, जमुई और बांका। तो इस प्रकार जो है कितने डिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे? ये सारे 18 डिस्ट्रिक्ट हैं, है ना। 18 नहीं, 38 डिस्ट्रिक्ट हैं, शायद 38 डिस्ट्रिक्ट हैं। बिहार में टोटल मंडलों की बात करें तो मंडल हो जाएंगे 9, है ना। 9 मंडल हैं जिसमें टोटल 38 डिस्ट्रिक्ट हैं। कितने? 38। तो यहाँ पे एक आप इस प्रकार भी याद कर सकते हैं। जैसे कैसे याद कर सकते हैं? सर्कल के रूप में। जैसे यहाँ पश्चिमी चंपारण से शुरू किए, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, फिर क्या हो जाएगा? शिवहर, और फिर सीतामढ़ी, फिर मधुबनी, सुपौल, अररिया, है ना। फिर किशनगंज, फिर पूर्णिया, फिर ऐसे नीचे चले आएंगे। कटिहार हो जाएगा, भागलपुर, बांका, जमुई, फिर नवादा, फिर गया और औरंगाबाद, रोहतास, है ना। फिर कैमूर हो जाएगा, फिर इधर बक्सर हो जाएगा और भोजपुर हो जाएगा। फिर सारण, सिवान, गोपालगंज। फिर ऐसे करके ऐसे भी याद कर सकते हैं। आप लोगों को जैसे कंफर्टेबल लगे वैसे याद कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ टॉपिक, कुछ बिंदु याद कर लेते हैं कि अगर सबसे बड़े ज़िले की बात करें, सबसे बड़ा ज़िला, तो सबसे बड़ा ज़िला जो हो जाएगा पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। और सबसे छोटे की बात करें तो ये शिवहर हो जाएगा, है ना। और अगर बात करें सबसे उत्तरी ज़िला, तो सबसे उत्तरी ज़िला पश्चिमी चंपारण हो जाएगा, ठीक है। और सबसे दक्षिण ज़िले की बात करें तो ये हो जाएगा, सबसे दक्षिणी ज़िला ये गया हो जाएगा, है ना। ये गया सबसे दक्षिणी हो जाएगा। और पूर्वी की बात करें तो पूर्वी किशनगंज और पश्चिम में ये कैमूर आ जाएगा, है ना। फिर बात करते हैं अब ठीक है, यहाँ पे सारे बिंदु तो कुछ कवर हो गए हैं, बाकी आगे देख लेंगे। अगर बात करें कि बिहार की पूरब और पश्चिम की जो है लंबाई कितनी है, पूरब और पश्चिम की, तो ये हो जाएगी 483 किलोमीटर, है ना। और अगर पूरब पश्चिम की बात करें, उत्तर दक्षिण की, तो पूरब पश्चिम की 483 और उत्तर दक्षिण की 345 किलोमीटर जो है लंबाई और चौड़ाई हो जाएगी, है ना। तो बात करते हैं हम पहले वीडियो में, जो कि पहले टॉपिक पे जो है बिहार का एक परिचय, है ना। बिहार एक परिचय के में देखते हैं हम लोग। तो क्या देखते हैं? ये बिहार का नाम क्या? उड़ीसा। बिहार जो है ये उड़ीसा से 1 अप्रैल 1936 में अलग हुआ। कब अलग हुआ? 1 अप्रैल 1936, है ना। तो ये भी जो है पॉइंट पूछा जा सकता है कि बिहार उड़ीसा से कब अलग हुआ? तो 1 अप्रैल 1936 में अलग होता है और उड़ीसा से अलग होकर इसका नाम रखा गया है बिहार, है ना। स्थापना 22 मार्च 1912 को स्थापना दिवस मनाया जाता है बिहार का। कब? 22 मार्च 1912। फिर बात करते हैं झारखंड। झारखंड जो है 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होता है। झारखंड बिहार से अलग हो जाता है। और बात करें बौद्ध बिहारों पर, इसका नाम क्या है? बिहार। बिहार का बौद्ध बिहारों में नाम बिहार पड़ता है, बिहार बावाला, वाला नहीं। अगर बात करें इसके क्षेत्रफल की बिहार की, तो 94,163 है, मतलब 94,163 किलोमीटर स्क्वायर जो है इसका टोटल एरिया है बिहार का, जो कि भारत के क्षेत्रफल का कितना पड़ता है? 2.86%, है ना, 2.86%। अब बात करें भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर ये बिहार जो है कौन सा राज्य है? तो 13वां नंबर हो जाएगा। कौन सा? 13th नंबर, है ना। और यहीं पर अगर यूपी की बात कर लें तो वो चौथा नंबर पे हो जाएगा। और अगर बात करें सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा राजस्थान हो जाएगा, फिर महाराष्ट्र हो जाएगा, फिर एमपी हो जाएगा, है ना, फिर यूपी हो जाएगा और फिर 13वें नंबर पे बिहार आता है। बात करते हैं बिहार शब्द कहाँ से लिए गए? विहार, है ना, जो कि बौद्ध मठ से संबंधित है बिहार। अगला पॉइंट क्या दिया गया है? बिहार की राजधानी पटना। पटना है बिहार की राजधानी और इसका नाम किस पे रखा गया है? तो पटन देवी जो एक मंदिर है बिहार में, उसके नाम पर जो है इसका रखा गया नाम पटना राजधानी, है ना। अब बात करें कि बिहार जो है, बिहार का क्षेत्र, ये बिहार की सीमा उत्तर में किससे लगती है? तो उत्तर में नेपाल से लगती है और दक्षिण में झारखंड से। पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में बिहार उत्तर प्रदेश से तथा पूर्व में पश्चिम बंगाल से सीमा अपनी साझा करता है ना।
जबकि पूरब और पश्चिम की लंबाई 483 और उत्तर दक्षिण की 345 किलोमीटर है, जो कि हम लोगों ने भी देखा भी था, है ना ऊपर। और 94,163 किलोमीटर स्क्वायर इसका टोटल एरिया है ना। अब अगर अक्षांश और देशांतर की बात कर लें तो जो है बिहार का अक्षांश क्या है, 24 डिग्री 20 मिनट तथा 10 सेकंड नॉर्थ से लेके जो है 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकंड जो है नॉर्थ इसका अक्षांश है। और देशांतर की बात करें तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड पूर्व से कितना हो जाएगा 88 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकंड जो है पूर्व, ये हो जाएगा इसका, है ना। जो कि सारे पॉइंट वही वाले जो हैं यहाँ पे लिखे गए हैं, लंबाई चौड़ाई देशांतर अक्षांश, है ना। और अगर बात करें बिहार की, तो बिहार का आयकार आकार जो है कैसा होता है, आयताकार, है ना। ये हम लोग देख भी सकते हैं, आयताकार है ना, आयताकार ये। अब बात करते हैं बिहार के राजकीय चिन्ह की। राजकीय चिन्ह जो होगा वो बिहार का क्या होगा, तो बात करते हैं पहले पॉइंट की। राजकीय गीत क्या है बिहार का, ये भी देखने वाली बात है, याद करने वाली, कि मेरे भारत के कंठहार बिहार, तुझको सत सत वंदन बिहार, तुझको सत सत वंदन बिहार, जो कि बिहार का राजकीय गीत है। अगर बात करें इसके लेखक, तो इस राजकीय गीत के लेखक कौन है, श्री सत्यनारायण, है ना, श्री सत्यनारायण ने लिखा है। अगर बात करें इसको संगीत किसने दिया है, तो हरि प्रसाद चौरसिया ने इसको संगीत दिया है। इसमें दो लोग थे, हरि कुमार चौरसिया और शिव कुमार शर्मा, इन दोनों लोगों ने मिलकर इसका संगीत जो है दिया है। बात करें गीत को आधिकारिक तौर पर कब जो है आधिकारिक तौर पर मान्यता दी गई है, तो मार्च 2012 में, है ना, मार्च 2012 में। अगला बिंदु क्या है, प्रतीक चिन्ह क्या है बिहार का, तो बिहार का प्रतीक चिन्ह में दो स्वास्तिक, जो कि एक ये हो गया एक ये हो गया, है ना, ये दो स्वास्तिक हैं। और उसके मध्य में जो कि ये बोधि वृक्ष बना हुआ है और प्रार्थना की मालाएं दर्शाई गई हैं, है ना, तो ये हो गया, जो कि ये वाली मालाएं दर्शाई गई हैं। अब बात करें पेड़ का आधार एक ईंट पर है, जिसमें उर्दू में बिहार उत्कीर्ण है ना। तो ये जो है ये बौद्ध वृक्ष जो है ये ईंट पे लगा हुआ है, और ईंट पे ये उर्दू में क्या लिखा हुआ है, बिहार, यहाँ पे, है ना। तो ये वाला हो जाएगा राजकीय चिन्ह। अगला बात करें बिहार की राजकीय भाषा क्या होगी, तो बिहार की राजकीय भाषा हिंदी है। और द्वितीय राजकीय भाषा की बात करें तो उर्दू है, उर्दू, जिसको 1981 में जो है मान्यता प्रदान करी गई थी, है ना। कब, 1981 में, है ना। तो बात करते हैं अगले बिंदु की, तो मैथिली बिहार की एक मातृभाषा है। बिहार की एक मातृभाषा कौन सी है, मैथिली, जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई है। और कब शामिल की गई है, 2003 में संविधान संशोधन करके इसको जोड़ दिया गया था, है ना। अब बात करते हैं अगले बिंदुओं की। तो अब अगर बिहार के राजकीय पशु की बात करें तो बैल हो जाएगा, है ना। तो बिहार का राजकीय पशु क्या है, बैल, जिसका वैज्ञानिक नाम है बॉस टॉरस, है ना। और अगर वैज्ञानिक वृक्ष की बात करें तो बिहार का राजकीय पक्ष जो है पीपल हो जाएगा, है ना, जिसका ये लिखा भी है फाइकस रिलीजियोसा, इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। अगला राजकीय पक्षी जो कि गौरैया है ना, राजकीय राज्य पक्षी जो है गौरैया हो जाएगा। इसको पासर डोमेस्टिकस इसका जो है वैज्ञानिक नाम है। बात करें राजकीय जलीय जीव, तो गांगेय डॉल्फिन हो जाएगा, जिसको 2009 में भारत सरकार ने जलीय जीव घोषित किया है ना। प्लेटनिस्टा गंगेटिका इसका जो है वैज्ञानिक नाम है। अगर राजकीय पुष्प की बात करें तो गेंदा हो जाएगा, गेंदा, क्या हो जाएगा, गेंदा, इसको टेगेटिस कहते हैं, है ना। अगला राजकीय पक्षी क्या है, राजकीय मछली, तो बिहार की राजकीय मछली मांगुर हो जाएगी, मांगुर, है ना। तो यहाँ पे जो है राजकीय चिन्ह कवर हो गए हैं। अब बात करते हैं जो फैक्ट हैं बिहार के। तो बिहार में जो ये मैंने कलर कर दिया है कि मंडल आसानी से पहचान जा सके। तो बिहार में टोटल ज़िले कितने हैं, 38 ज़िले हैं, 38, जो कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। और 9 मंडल हैं, कितने, 9 मंडल। कौन कौन से 9 मंडल हैं, एक तो ये तिरहुत हो जाएगा, है ना, एक मंडल ये तिरहुत हो जाएगा, ये कोसी हो जाएगा, फिर ये सारण, दरभंगा, पटना, है ना, और मगध, मुंगेर, भागलपुर तथा पूर्णिया, ये 9 मंडल हो जाएंगे, है ना। और अनुभागों की बात करें, अनुमंडल, तो 9 मंडलों से 101 अनुमंडल मिलके बनते हैं। और कुल गाँवों की बात करें तो बिहार में टोटल 44,874 गाँव हैं, कितने, 44,874। और शहर जो हैं 199, तब कुल ब्लॉक 534 हैं टोटल बिहार में, है ना। बात कर लेते हैं कौन कौन से मंडल में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट जो हैं आते हैं। तो अगर तिरहुत मंडल की बात करें, तिरहुत मंडल, तो इसमें पश्चिमी चंपारण,
पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर तथा वैशाली, ये जो है 6 जिले आते हैं किसमें, तिरहुत डिवीजन में, है ना, तिरहुत मंडल में। फिर अगला जो होगा दरभंगा मंडल होगा। दरभंगा में मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर, ये 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। कोसी मंडल की बात करें तो सुपौली, मधेपुरा और सहरसा, ये सारी चीज़ें जो हैं कोसी मंडल में आती हैं। अगले की बात करें पूर्णिया मंडल, पूर्णिया, इसमें अररिया, किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया, ये 4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। फिर बात करते हैं सारण मंडल में। सारण मंडल में गोपालगंज, सिवान और सारण, ये 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। बात करें पटना, तो पटना मंडल में 6 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। कौन कौन से, एक तो कैमूर, रोहतास, बक्सर, भोजपुर, पटना और नालंदा, ये 6 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। अगला अगर मगध की बात करें, मगध, मगध मंडल में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं, तो औरंगाबाद, गया, नवादा, जहानाबाद तथा अरवल। अरवल जो कि जहानाबाद से ही अलग करके नया डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है हाल में ही, सबसे लास्ट डिस्ट्रिक्ट यही है अरवल। अगला मुंगेर मंडल की बात करें तो इसमें खगड़िया, बेगूसराय, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई और मुंगेर, ये 6 जिले आते हैं। और सबसे छोटे मंडल की बात करें तो इसमें 2 ही जिले हैं, एक तो बांका, दूसरा भागलपुर। मंडल क्या है, मंडल का नाम है भागलपुर, है ना। तो इस प्रकार जो है सारे कवर हो जाते हैं। और यहाँ पे एक जो है डिवीज़न किया गया है, यहाँ से इस प्रकार डिवीज़न किया गया है, जिसमें कहा गया है कि उत्तरी बिहार में जो है 5 मंडल आते हैं। कौन कौन से, तिरहुत, सारण, दरभंगा, कोसी और पूर्णिया। और जो है दक्षिणी बिहार में 4 मंडल आते हैं। कौन कौन से, एक तो पटना हो जाएगा, मगध हो जाएगा, मुंगेर और भागलपुर, है ना। तो इस प्रकार, और यहाँ पे जो है पश्चिम से, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश तथा दक्षिण की बात करें तो झारखंड और उत्तर में नेपाल से सीमा साझा करता है बिहार। अन्य कुछ फैक्ट लिखे हुए हैं यहाँ पे। पंचायतों की संख्या 8406 है, मतलब 8406 पंचायतें हैं बिहार में। और पुलिस जिलों की बात करें तो टोटल 44 जिले हैं पुलिस जिले, इसमें 40 सिविल और रेलवे से संबंधित 4 जिले हैं, है ना। फिर बात करते हैं राजस्व गाँवों की संख्या कितने, 45,103 गाँव जो हैं और राजस्व गाँव हैं, है ना। तो एक प्रकार से जो है कुछ चीज़ें कवर हो गई हैं। अब बात करते हैं बिहार का प्रमंडल परिचय, जो कि हम लोगों ने अभी देखा है जस्ट मैप के माध्यम से। तो यहाँ पे लिखा है तिरहुत डिवीज़न या तिरहुत मंडल। तो तिरहुत में पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर एवं वैशाली, ये 6 जिले आते हैं। फिर सारण की बात करें तो जो है सारण में कौन कौन से जिले आते हैं, सारण, सिवान और गोपालगंज 3 जिले। और दरभंगा की बात करें तो मधुबनी, दरभंगा एवं समस्तीपुर, ये भी 3 जिलों से संबंधित है। कोसी की बात करें तो कोसी में सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, है ना, ये 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। अगर पूर्णिया मंडल की बात करें तो इसमें किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार 4 जिले आते हैं। अगला मंडल हो जाएगा भागलपुर, जो कि सबसे छोटा है, इसमें भागलपुर और बांका, ये 2 ही जिले संबंधित हैं, है ना। अगला जो मंडल हो जाएगा मुंगेर, इसमें 6 जिले हैं, खगड़िया, बेगूसराय, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा एवं जमुई, है ना। अगला जो है मगध, मगध में अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद, गया एवं नेवादा आ जाएंगे। फिर अगला जो है पटना, पटना मंडल जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, इसमें पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, कैमूर एवं रोहतास, इसमें भी 6 जिले हैं। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, ये शेखपुरा जो है, जिसने जो है खाकी वेब सीरीज जो है देखी होगी, तो उसमें शेखपुरा का नाम लिया गया है, उसका जो थोड़ा सा सीन दिखाया गया है। और बात करें ये भोजपुर, तो 2023 के यूपीएससी में भोजपुर से इस संबंधित जो है मेंस में एक क्वेश्चन पूछा गया था, है ना, भोजपुर से। तो इस प्रकार जो है ये सारे मंडल हम लोगों ने फैक्ट और मैप दोनों से देख लिया है। यहाँ पे एक नोट लिखा है कि बिहार एक पूर्ण स्थल आबद्ध राज्य है, तो जाहिर सी बात हो तो ही है। और यद्यपि कोलकाता बंदरगाह के माध्यम से समुद्र तक पहुँच है। अगर बात करें कि बिहार किस बंदरगाह से जो अपनी पहुँच साझा करता है, तो कोलकाता बंदरगाह हो जाएगा, जो कि पश्चिम बंगाल का है। अगले कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो हैं कौन कौन से हैं देख लेते हैं। बिहार का सबसे नया जिला जो कि 38वां है, कौन सा है, अरवल, जो कि हम लोगों ने भी बात की भी थी कि इसको जो है जहानाबाद से अलग करके बनाया गया था। लिखा भी है 20 अगस्त 2001 को जो है जहानाबाद से अलग करके बनाया गया था। अगला हो जाएगा झारखंड बनने से पूर्व बिहार में कुल कितने मंडल थे, तो झारखंड बनने से पहले 13 प्रमंडल थे और वर्तमान में जो है 9 हैं।
तो 9 में से 4 मंडलों को अलग करके जो है अलग झारखंड राज्य बना दिया गया था, है ना। और झारखंड बनने से पूर्व डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो 55 डिस्ट्रिक्ट थे, जो कि वर्तमान में 38 डिस्ट्रिक्ट हैं, है ना। अगला पॉइंट क्या है, झारखंड बिहार से 15 नवंबर 2000 को अलग किया गया था और नए राज्य का जो है नए राज्य में 18 जिले एवं 45.85% भूभाग क्षेत्रफल शामिल किया गया था। किसमें? झारखंड में, बिहार से अलग करके। अगला प्रश्न है, उत्तरी बिहार में कुल 5 प्रमंडल हैं और दक्षिणी में 4, जो कि हमने अभी डिवीजन करके देखा भी था। कौन कौन से हो जाएंगे प्रमंडल? तो उत्तर की बात करें तो उत्तरी में एक तो सारण हो जाएगा, तिरहुत, नेपाल नहीं, दरभंगा और कोसी तथा पूर्णिया, ये 5 हो जाएंगे। और दक्षिण के 4 बात करें तो एक तो पटना हो जाएगा, मगध हो जाएगा, मुंगेर और भागलपुर, ये चारों हो जाएंगे, है ना। अगला पॉइंट क्या है, वर्तमान में बिहार में 9 प्रमंडल, 101 अनुमंडल और 38 जिले शामिल हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है और सारे रटने वाले हैं, क्योंकि हमें कुछ ज़्यादा समझाया जा नहीं सकता है ना। तो पश्चिमी चंपारण की सीमा उत्तर प्रदेश एवं नेपाल दोनों से साझा करती है। इस प्रकार से जो है पश्चिमी चंपारण संक्रमण जिला हो जाता है ना, संक्रमण डिस्ट्रिक्ट। गंगा के मैदानी भाग की ढाल कितनी है? गंगा के मैदानी ढाल जो है वो 6 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर है, मतलब 1 किलोमीटर बढ़ने पर 6 सेंटीमीटर की जो है कमी आएगी, मतलब ढाल होती चली जाएगी। फिर यहाँ पे एक नोट बना के लिखा गया है कि बिहार की पहली खुली जेल, सेंट्रल जेल जो है कहाँ बनाई गई थी? बक्सर में, सेंट्रल बक्सर जेल, है ना। इसका क्या नाम है? सेंट्रल बक्सर जेल, है ना। अगला क्या है, बिहार की राज्य व्यवस्था से संबंधित। तो यहाँ पे ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंस होने वाला है, हालांकि हैं तो सारे फैक्ट ही, तो देख लेते हैं हम लोग बिहार की राज्य व्यवस्था। तो बिहार के वर्तमान राज्यपाल कौन है? राजेंद्र अर्लेकर। कौन हो जाएगा? राजेंद्र अर्लेकर। और जो है सीएम की बात करें तो नीतीश कुमार है। वर्तमान के सीएम जो हैं बिहार के नीतीश कुमार हैं, मुख्यमंत्री। और उप मुख्यमंत्री की बात करें तो 2 लोग हैं, कौन कौन से? एक तो विजय कुमार सिन्हा और दूसरे सम्राट चौधरी। बात करें तो दोनों लोग बीजेपी से संबंधित हैं, है ना, बीजेपी से। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न जो है, बिहार में लोकसभा सीटें कितनी है? 40, है ना। बिहार में लोकसभा की सीटें 40 हैं। और बिहार में 2024 के लोकसभा चुनाव में बात करें तो कितने चरणों में चुनाव हुआ था? 7 चरणों में। बिहार में 7 चरणों में जो है 2024 लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ है। अब बात करते हैं राज्यसभा, जिसका अर्थ है कि राज्यों की परिषद। इसमें भारत की संसद का ऊपरी सदन भी कहते हैं। बिहार राज्य से कितनी सीटें हैं? 16। राज्यसभा में बिहार का जो है प्रतिनिधित्व कितना है? 16 सदस्यों का है ना। अगले प्रश्न की बात करें तो बिहार में जो है वर्तमान में कितनी विधानसभा सीटें हैं? 243 सीटें। और विधान परिषद में 75 सीटें हैं, जो कि इसकी 1/3 से ज़्यादा नहीं हो सकती हैं, है ना। विधानसभा से विधान परिषद में 1/3 से ज़्यादा सीटें नहीं हो सकती हैं। अगर विधान परिषद की बात करें तो बिहार विधान परिषद वर्तमान में जो है 6 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे केवल है। कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो हो जाएगा महाराष्ट्र और दूसरा कर्नाटक हो जाएगा। महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना हो जाएगा। फिर इधर बिहार हो जाएगा और यूपी हो जाएगा, है ना। ये 6 जो स्टेट हैं इनमें जो है वर्तमान में विधान परिषद है। फिर बात करते हैं, अगला बिंदु है तो ये देख लेना, 243 और 75। बिहार की राजधानी पटना है, जो कि पाटन देवी मंदिर के नाम पर रखा गया है, पटना नाम। अगले बिंदु की बात करें तो वर्तमान में जो है नंद किशोर यादव को बिहार विधानसभा के अध्यक्ष बनाया गया है ना। तो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? नंद किशोर यादव। और उपाध्यक्ष की बात करें तो उपाध्यक्ष जो है नरेंद्र नारायण यादव हैं। कौन? नरेंद्र नारायण यादव। और सदन के नेता की बात करें तो वो तो सीएम होते ही हैं, तो कौन है? नीतीश कुमार। और विपक्ष की बात करें तो विपक्ष के नेता कौन है वर्तमान में? तेजस्वी यादव, है ना, तेजस्वी यादव हो जाएंगे। अगला बिंदु क्या है, वर्तमान में अवधेश नारायण सिंह जो है विधान परिषद के सभापति हैं। विधान परिषद के सभापति कौन है? अवधेश नारायण सिंह। बात करें विधान परिषद की उपसभापति की तो उपसभापति कौन है? रामचंद्र पूर्वे, है ना। अगला बिंदु क्या है, बिहार उच्च न्यायालय की नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश कौन है? यहाँ पे के होगा तो कौन हो जाएंगे? के विनोद चंद्रन। ये पॉइंट काफ़ी याद करने वाला है, के विनोद चंद्रन, है ना। बिहार जातीय जनगणना कराने वाला कौन सा राज्य है? पहला राज्य। भारत का एकमात्र ऐसा राज्य, पहला राज्य है और जिसने जो है बिहार में जनजातीय आधार पर जो है जनगणना का प्रावधान किया है, जनगणना कराई है ना। फिर अगला बिंदु है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत
बिहार विधानसभा कब गठित की गई थी? तो 22 जुलाई 1937। कब? 22 जुलाई 1937 को अस्तित्व में आई थी। फिर बात करें जिसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? रामदयालु सिंह, रामदयालु सिंह, है ना। एवं उपाध्यक्ष कौन थे? अब्दुल बारी। 1937 की बात चल रही है। फिर बात करें बिहार विधायी परिषद जो है 1912 ईस्वी में सामान आई है, बनाई गई थी, जिसकी पहली बैठक कब की गई थी? 20 जनवरी 1913, है ना, पटना कॉलेज में। कहाँ? पटना कॉलेज। अगला बिंदु है भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार को कब अलग किया? कहाँ से अलग किया गया था? उड़ीसा प्रांत से पृथक करके एवं बिहार विधानसभा को द्विसदनी बना दिया गया था, 2 सदन। कब? 1935 के अधिनियम के द्वारा, है ना। 1935 के माध्यम से बिहार को द्विसदनी बनाया दिया गया था, जिसमें एक में हस्तांतरित विषय थे और एक में आरक्षित विषय थे। तो हस्तांतरित विषय वो थे जो भारतीय जनता के लोगों के लिए दिए गए थे, और जो राज्य करने वाले या मतलब अधिकार पूर्ण थे पर उत्तरदायित्व नहीं था, वो जो कौन थे? वो आरक्षित विषय थे, जो वो ब्रिटिशर्स के पास थे, है ना। तो यहाँ पे एक पॉइंट और है लास्ट, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कि बिहार उड़ीसा प्रांत का प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल कौन था? तो ये पूछा जा सकता है, सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेली, जो कि 1912 से 1935 तक 1912 से 1915 मतलब 3 साल तक जो है कार्यकाल इनका रहता है। किसका? सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेली, है ना। अब बात करते हैं बिहार के भौगोलिक परिचय का। बिहार का भौगोलिक परिचय, है ना। तो देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। नेपाल से संलग्न 7 जिले, कितने जिले? 7 जिले ऐसे हैं जो नेपाल से सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से हैं? एक तो हो जाएगा पश्चिमी चंपारण, फिर हो जाएगा पूर्वी चंपारण, है ना, फिर हो जाएगा सीतामढ़ी, फिर मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। यहाँ पे एक चीज़ ये ध्यान रखना कि ये जो शिवहर है, ये सीमा साझा नहीं करता है नेपाल के साथ, ये एक लैंड लॉक्ड हो जाता है ना। तो उस हिसाब से जो है ये 7 डिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, नेपाल से सीमा साझा करते हैं, है ना। फिर बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश से, तो उत्तर प्रदेश से 8 जिले सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से हो जाएंगे वो? एक तो हो जाएगा पश्चिमी चंपारण, फिर गोपालगंज, सिवान, सारण, और यहाँ पर भोजपुर भी करता है, बक्सर हो जाएगा, है ना, और रोहतस हो जाएगा, जो कि यहाँ से रोहतस की सीमा भी लगती है, और फिर कैमूर हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार जो है इतने ज़िले उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करते हैं। अब बात करते हैं झारखंड से, तो झारखंड से भी 8 जिले सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से हो जाएंगे? इधर एक तो संक्रमण जिला हो जाएगा, जो कि कौन सा हो जाएगा? रोहतास, है ना। इसके बाद औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका और भागलपुर, इसके साथ कटिहार। तो यहाँ से यहाँ तक जो है सीमा साझा करते हैं। फिर यहाँ पे बात करें जो कटिहार और किशनगंज, ये दोनों संक्रमण जिले हैं। तो कटिहार जो है झारखंड से सीमा साझा करता है और पश्चिम बंगाल से साझा करता है ना, कटिहार। और पूर्णिया और किशनगंज, ये तीनों जो हैं बिहार पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करते हैं, 3 जिले। तो यहाँ पे किशनगंज हो गया संक्रमण जिला, कटिहार संक्रमण जिला हो गया, और इधर हो गया पश्चिमी चंपारण, और इधर की बात करें तो रोहतास। ये सारे जो है डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये संक्रमण है, मतलब 2 राज्यों से या देश या राज्य से जो है सीमाएं साझा करते हैं। फिर बात करते हैं, यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए हैं इंपॉर्टेंस, कि सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है? तो किशनगंज में होती है। एक तो सबसे पूर्वी जिला भी किशनगंज है, और सबसे ज़्यादा वर्षा भी कहाँ होती है? किशनगंज में, है ना। अब बात करते हैं सबसे कम वर्षा की, तो सबसे कम वर्षा वाला जिला जो है गया हो जाएगा, गया में सबसे कम वर्षा होती है। और दक्षिणी जिला की बात करें तो सबसे दक्षिणी जिला भी गया ही हो जाएगा। और सबसे गर्म एवं सबसे ठंडा जिला, मतलब सबसे ज़्यादा तापांतर कहाँ पे होता है? तो ये सबसे ज़्यादा तापांतर गया में होता है ना। फिर बात करते हैं सबसे छोटा जिला, तो ये तो हमने बात की थी अभी, शिवहर हो जाएगा सबसे छोटा जिला, है ना। और अगर उत्तरी जिले की बात करें, सबसे उत्तरी जिला, सबसे उत्तरी और सबसे बड़ा, तो ये हो जाएगा पश्चिमी चंपारण, है ना। इस प्रकार जो है सारे फैक्ट कवर हो गए हैं इस वीडियो में। अगले पॉइंट्स की बात करें तो जो कि बिहार का क्या है? भौगोलिक परिचय, है ना। बात करते हैं भौगोलिक परिचय की। तो नेपाल की सीमा कितने जिलों से लगती है? 7 जिलों से। अभी हमने बात की मैप के माध्यम से, ये सारे वही बिंदु हैं जो हम लोगों ने मैप से देख लिए हैं, लेकिन एक बार फिर से यहाँ पे देख लेते हैं। तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया एवं किशनगंज, ये जो पश्चिम से, ये ऐसे क्रम है, मतलब पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम में लगे हुए हैं। अगले बात करें उत्तर प्रदेश से कौन कौन से सीमा साझा करते हैं? तो रोहतास हो जाएगा, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण,
सिवान, गोपालगंज एवं पश्चिमी चंपारण, ये 8 जिले जो हैं यूपी से सीमा साझा करते हैं। कहाँ से? यूपी से, है ना। फिर अगला क्या है, पश्चिम बंगाल से 3 जिले सीमा साझा करते हैं, एक तो किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। कौन कौन? किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। अगला हो जाएगा झारखंड से 8 जिले सीमा साझा करते हैं, कौन कौन से? भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास एवं कटिहार, है ना। और फिर बिहार, बिहार की राजधानी क्या है? पटना। और पटना कितने जिलों से सीमा साझा करती है, अपने आप को स्पर्श करती है? तो हो जाएंगे 9 जिले। कौन कौन से हो जाएंगे? देख लेते हैं। अरवल, जहानाबाद, नालंदा, लखीसराय, बेगूसराय, है ना, समस्तीपुर, वैशाली, सारण और भोजपुर। ये 9 जिलों को जो है सीमा स्पर्श करती है। किसको? पटना को। तो यहाँ भी देख लेते हैं मैप के माध्यम से। यहाँ पर कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, है ना। तो देख लेते हैं पटना कहाँ पे है इसमें। पटना से कौन कौन से जो है डिस्ट्रिक्ट से साझा करते हैं, तो देख लेते हैं। ये पटना है ना, ये पटना है। तो इससे एक तो इधर वैशाली सीमा साझा करता है, वैशाली, और इधर सारण हो जाएगा, भोजपुर, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, है ना। चूँकि ये इधर यहाँ तक फैला हुआ है, तो इस हिसाब से जो है लखीसराय की सीमा, लेकिन शेखपुरा की नहीं लगती है सीमा। इधर बेगूसराय हो जाएगा, इधर समस्तीपुर हो जाएगा, है ना। तो कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। तो एक तो वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, नालंदा, जहानाबाद, अरवल, भोजपुर तथा सारण, इतनों 9 जिलों को जो है स्पर्श करती है पटना की सीमा, जो कि राजधानी है। बात करते हैं अगले बिंदुओं की। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा शिवहर हो जाएगा, और सबसे उत्तरी पश्चिमी चंपारण, सबसे दक्षिणी जो होगा गया हो जाएगा, है ना। सबसे पश्चिमी जिला कौन सा हो जाएगा? कैमूर हो जाएगा, है ना, जो कि उत्तर प्रदेश से भी सीमा साझा करता है। और सबसे पूर्वी जिला किशनगंज, सबसे वर्षा ज़्यादा यहाँ पे होती है ना। फिर राज्य की जलवायु कैसी है? तो मानसूनी जलवायु है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। राज्य की जलवायु कैसी है? मानसूनी जलवायु हो जाएगी। अगर बात करें सामान्य वर्षा कितनी होती है, तो 1205 मिलीमीटर का मतलब होगा 120.5 सेंटीमीटर, है ना। इसको सेंटीमीटर में भी कर सकते हो आप चाहो तो अपने हिसाब से। सेंटीमीटर कितना हो जाएगा? 120.5 सेंटीमीटर, है ना। और सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा हो जाएगा? किशनगंज, जो कि सबसे पूर्वी जिला भी है। फिर बात करते हैं न्यूनतम वर्षा वाला जिला, जो कि हम लोगों ने भी बात किया था, गया। फिर इसके बाद सीक्वेंस है, मतलब अवरोही क्रम में सबसे कम वर्षा होती है वर्ष इसमें गया, फिर इससे ज़्यादा कैमूर, इससे ज़्यादा रोहतस, और इससे ज़्यादा जो है औरंगाबाद में वर्षा होती है ना। फिर बात करें सबसे गर्म कौन सा जिला है, तो सबसे गर्म और ठंडा भी जो है गया होगा, क्योंकि तापांतर इसका सबसे ज़्यादा है ना। दिन में सबसे गर्म और रात में सबसे ठंडा। बात करें कि समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है बिहार की, तो 173 फीट या 53 मीटर कह सकते हैं, है ना। कुल जनसंख्या की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान है इसका? तो तीसरा स्थान है। सबसे आगे यूपी है, फिर आता है महाराष्ट्र, और फिर आता है बिहार, है ना। और बिहार के क्षेत्रफल की बात करें तो हम लोग बात कर भी चुके हैं, 94,163 किलोमीटर जो है, 94,163 किलोमीटर। और पटना का स्थानीय मानक समय जो है भारत के मानक समय से आगे है। और भारत के मानक समय से आगे है क्यों? चूँकि जो है मान लेते हैं ये 82.5 डिग्री रेखा है ना, 82 से 1/2, तो जो ये उत्तर प्रदेश से गुजरती है, और बिहार जो है यहाँ पे पड़ता है, मान लो, ठीक है। तो ये इसके किधर पड़ता है? पूर्व में पड़ता है, इसलिए जो है ये कुछ समय पहले पड़ जाता है। बिहार का समय उत्तर प्रदेश से आगे पहले पड़ता है ना, लिखा भी है, आगे है। फिर बिहार में दून घाटी उत्तर पश्चिम में स्थित है ना, उत्तर पश्चिम में। उत्तर पश्चिम बोले तो पश्चिमी जिला, है ना। फिर बात करें रोहतास एकमात्र जिला है जो झारखंड एवं उत्तर प्रदेश के दोनों से संलग्न है। कौन सा? रोहतास। रोहतास किससे किससे लगता है? यूपी और झारखंड से, है ना। अब बात करते हैं अगला। तो यहाँ पर कुछ और बिंदु दिए हैं, देख लेते हैं। सुमेश्वर श्रेणी का शीर्ष भाग, जो कि बिहार एवं नेपाल के मध्य सीमा का निर्धारण करता है। किसका? सुमेश्वर श्रेणी, है ना। अगला बिंदु हो जाएगा बिहार राज्य की सीमा भारत के 3 राज्य झारखंड, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल, 3 से साझा करती है, और एक देश जो कि उत्तर में नेपाल है उससे सीमा साझा करता है। काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। देश में बिहार जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से
कौन सा हो जाएगा? अभी हम लोगों ने लग रहा है 12वां लिखा है यहाँ पे, शायद 13वां पढ़ा था ना, 13th हो जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से। रामनगर दून की लंबाई 32 किलोमीटर है एवं चौड़ाई 6 से 8 किलोमीटर है। रामनगर दून। बात करें अगला पॉइंट, तो बिहार के दक्षिणी गंगा मैदान में अवस्थित पहाड़ियाँ धारवाड़ कालीन और क्वार्टजाइट चट्टानों से निर्मित है। किससे? धारवाड़ और क्वार्टजाइट क्रम की जो चट्टानें हैं उनसे बनी हुई है ना। यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण पॉइंट लिखा है, क्या लिखा है? पटना बिहार का एकमात्र महानगर है। मतलब बिहार में एक ही महानगर है जो कि पटना है ना। बिहार में इसके अलावा दूसरी कोई महानगर जो है नहीं है। अब बात करते हैं बिहार के जो है प्राकृतिक संरचना की। बिहार की प्राकृतिक संरचना कैसी है बिहार की, और देख लेते हैं इस वीडियो में हम लोग। अभी जो हम लोग श्रेणियों की बात कर रहे थे ना, वो श्रेणियाँ यहाँ पे हैं। प्राकृतिक संरचना के आधार पर बिहार को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 3 भागों में? एक तो उत्तर में शिवालिक पर्वतीय हो जाएगा भाग, और मध्य में बिहार का मैदानी भाग, और दक्षिण में जो है पठारी भाग हो जाएगा। जिस प्रकार से जो है भारत को बांटा गया है, भारत को कितने भागों में बांटा गया है? भारत को जो है 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? उत्तरी हिमालयी क्षेत्र हो जाएगा, है ना। और फिर इसके बाद उत्तर का मैदान हो जाता है, इधर जो है मरुस्थली भाग हो जाता है, फिर ये जो है पठारी भाग हो जाता है। ये 4 हो गए, और एक ये हो जाएगा तटीय मैदान। उसी प्रकार बिहार को जो है 3 भागों में बांटा गया है। उत्तर में शिवालिक पर्वतीय, मध्य में बिहार का मैदानी भाग, और दक्षिण में जो है पठारी भाग। देख लेते हैं इनको मैप के माध्यम से। तो ये जो पश्चिमी बिहार है ना, कौन सा बिहार मैप में देख लेते हैं एक बार, तो पता चल जाएगा। ये पश्चिमी चंपारण में कौन कौन सी श्रेणियाँ हैं? ये एक तो सोमेश्वर श्रेणी है, दूसरा दून घाटी और रामनगर दून। इन तीनों की बात अभी हम लोगों ने की थी ऊपर, है ना, जो कि लिखा है। सोमेश्वर श्रेणी जो है इसमें 3 प्रमुख दर्रे हैं। कौन कौन से 3 प्रमुख दर्रे हैं? एक तो सोमेश्वर हो जाएगा, एक भिखना थोरी और मरवट। ये तीनों जो हैं जो बिहार को नेपाल के मध्य आवाजाही को मतलब मार्ग प्रदान करते हैं। बात करें सर्वोच्च चोटी जो है इनकी सोमेश्वर श्रेणी की, तो 874 मीटर है ना। अगला जो है पॉइंट दून घाटी। दून घाटी जो कि ये है, इसको क्या कहते हैं? हरहा नदी घाटी भी कहते हैं, हरहा नदी घाटी, है ना। सोमेश्वर तथा रामनगर दून के मध्य स्थित है। ये सबसे नीचे आता है रामनगर दून, यह हरहा नदी के दक्षिण में स्थित है, और अधिकतम ऊंचाई इसकी जो है 240 मीटर है। मतलब कहने का मतलब है जब ऊपर से इधर की ओर आएंगे तो जो है पहाड़ियों की ऊंचाई जो है घटती जाती है ना। अब यहाँ पे कुछ नदियाँ दी गई हैं और उनके मध्य क्षेत्र या दोआब की बात करा गया है। तो जो है गंडक और घाघरा नदियों के मध्य घाघरा गंडक का दोआब हो जाएगा, है ना। और फिर कोसी और गंडक के मध्य कोसी और गंडक का दोआब, तथा कोसी और महानंदा के मध्य महानंदा कोसी दोआब हो जाता है ना। उसी प्रकार दक्षिण बिहार में जो है सोन और घाघरा नदी के मध्य गंगा सोन नदी का मैदान हो जाता है। फिर सोन और ये मगध का मैदान हो जाएगा, फिर ये अंग का मैदान आता है। तो ये सीक्वेंस पूछ सकता है कि पश्चिम से पूर्व का सीक्वेंस क्या होगा या उत्तर से दक्षिण का सीक्वेंस क्या होगा, है ना। तो ये सब देख लेना आप लोग। बात करें, ये उत्तरी मैदान हो जाएगा, और ये दक्षिणी बिहार का मैदान, तथा ये पठारी भाग जो 3 भागों में बांटने की बात करी गई थी, वो 3 भागों में इधर बांटा गया है ना। अब बात करते हैं बिहार की प्राकृतिक संरचना। क्या है बिहार की प्राकृतिक संरचना, देख लेते हैं एक बार हम लोग। मध्य में बिहार का मैदानी भाग है। बिहार का मैदानी भाग कहाँ है? मध्य में। उत्तरी बिहार का मैदानी भाग जो है या घाघरा गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती एवं कोसी नदियों के अपवाह क्षेत्र से बना हुआ है। अपवाह क्षेत्र वो क्षेत्र होता है कि जिसका पानी, जिन नदियों का पूरे क्षेत्र में जहाँ तक पानी पहुँचता है ना, उसको अपवाह क्षेत्र कहते हैं। तो यह बिहार में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र भी कहलाता है ना। इन नदियों का जो क्षेत्र है, ये उत्तरी बिहार का मैदान, ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्र भी है प्रभावित। फिर बात करें घाघरा गंडक का दोआब, कोसी गंडक और महानंदा कोसी, ये तीनों दोआब जो हैं उत्तरी बिहार मैदान में आते हैं। फिर बात करते हैं अगला दक्षिणी बिहार का मैदानी भाग। यह गंगा के दक्षिणी तट से झारखंड के छोटा नागपुर पठार तक फैला हुआ है, जो कि दक्षिण में मैदान की ढाल है, दक्षिण से उत्तर की ओर है। कैसे? दक्षिण से उत्तर की ओर ढाल ऐसे बताई गई है, दक्षिण से उत्तर की ओर, है ना। तो मतलब उल्टा ढाल है यहाँ पे। और इसमें कौन कौन से जो है दोआब आते हैं? एक तो गंगा सोन का दोआब आता है ना।
और मगध का दोआब मैदान और अंग का मैदान, जो कि हम लोगों ने देखा भी है मैप में। कौन सा है ये? गंगा सोन का मैदान, मगध का दोआब और जो है अंग का मैदान। और बात करें तो इसकी ढाल जो है ऐसे है, क्योंकि ये मुख्य नदी है ना, और यहाँ पे उधर से अगर ऊपर से बात करें उत्तर से तो उधर दक्षिण का ढाल हो जाएगा, और अगर दक्षिणी बिहार की बात करें तो ये जो है उत्तर की ओर ढाल है ना। बात करते हैं अगले बिंदु की, दक्षिण में पठारी भाग की बात करें, दक्षिणी पठारी भाग की, तो दक्षिण के पठारी भाग में नीस शिष्ट एवं ग्रेनाइट प्रकार की जो है चट्टानें पाई जाती हैं। इनकी बहुलता होती है। इसमें गया, मंदर, बराबर, गंगेश्वरी, राजगीर आदि की जो पहाड़ियाँ शामिल हैं। इसमें मुख्य रूप से जो है छोटा नागपुर का पठार और कैमूर का पठार भाग जो है शामिल है। ये सारे पॉइंट रटने वाले हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो थोड़ा ध्यान से 1 से 2 बार पढ़ लेना। और बात करें ऊंचाई की, तो औसत ऊंचाई 150 से 300 मीटर है ना। अगला बिंदु क्या है? सोन नदी कैमूर के पठार को छोटा नागपुर पठार से अलग करती है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु है कि कैमूर के पठार और छोटा नागपुर पठार को कौन सी नदी जो है 2 भागों में बांटती है, अलग करती है, तो सोन नदी हो जाएगी, जो कि गंगा की सहायक नदी है और गंगा से डायरेक्ट मिल जाती है सोन नदी, है ना। तो छोटा नागपुर पठार के उत्तरी सीमांत क्षेत्र में आर्कियन, नीस और ग्रेनाइट प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, जबकि कैमूर क्षेत्र की बात बताएं तो यहाँ पे बलुआ पत्थर पाया जाता है। कैसा? बलुआ पत्थर, है ना, जिसके कणों का आकार काफ़ी बड़ा होता है। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, देख लेते हैं जिनको। क्या दिया है? महत्वपूर्ण बिंदु, उत्तर मैदानी दोआब जो है, उत्तरी मैदानी भाग के दोआब में बाढ़ से अधिक प्रभावित है, क्योंकि इनकी नदियाँ वर्ष भर जो है सक्रिय रहती हैं, जिनको क्या कहते हैं? सदानीरा नदियाँ, सदानीरा, है ना। अन्य बिंदु दिया है, दक्षिणी बिहार का मैदानी भाग बाढ़ के अधिक प्रभाव से ग्रसित नहीं है, क्योंकि इनकी अधिकतर नदियाँ पठारी हैं और कम जल का वहन करती हैं। मतलब कहने का बिंदु ये है कि ये बिहार है और ये समझ लो ये उत्तरी बिहार है, तो उत्तरी बिहार बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, जबकि ये वाला बाढ़ प्रभावित नहीं है ना। तो उत्तरी क्षेत्र जो है बाढ़ प्रभावित है। अगला बिंदु क्या है? बिहार की सभी नदियों की बात करी गई है, तो देख लेते हैं बिहार की नदियों को, है ना। बिहार की नदियों की देख लेते हैं। तो कौन सी नदी की बात करें कि यहाँ पे गंडक, गंडक नदी का उद्गम स्थान कहाँ पे है? नेपाल, उद्गम स्थान नेपाल है। और अगर बात करें संगम कहाँ पे है, तो ये जो संगम है इसका यहाँ पे है ये। तो गंडक नदी जो है गंगा नदी में कहाँ मिलती है? सोनपुर में, सोनपुर बिहार में मिल जाती है ना। और जो कि कहाँ? पहलेजा घाट गंगा नदी, इसको इस सोनपुर में पहलेजा घाट है, वहीं पे मिल जाती है। फिर बात करें बूढ़ी गंडक की, तो बूढ़ी गंडक चौतरबा सोमेश्वर पहाड़ी से निकल करके खजड़िया जिला गंगा बिहार में मिल जाती है। बात करें बागमती की, तो बागमती का जो है उद्गम स्थान है शिवपुरी श्रेणी, नेपाल। बागमती नेपाल से निकल के आती है और बिहार के गंगा नदी पर घाट कौन सा है? बदला घाट, कोसी नदी यहाँ पे मिल जाती है, बदला घाट बिहार में। कमला नदी की बात करें तो ये महाभारत श्रेणी नेपाल से निकलती है और ये भी बदला घाट में मिल जाती है गंगा नदी से। अगली बात करें ये यहाँ पे ध्यान रखना कि मेरे मुंह से शायद निकल गया कि गंगा से मिलती है, तो ये गंगा से नहीं कोसी में मिलती है। मतलब कमला और बागमती ये दोनों किसकी सहायक नदियाँ हो जाएंगी? कोसी की, है ना। और कोसी जो है गोसाईनाथ नामक स्थान से निकल के कुरुसेला, ये कुरुसेला स्थान है, यहाँ पे गंगा नदी से डायरेक्ट मिलती है कोसी नदी, है ना। फिर महानंदा की बात करें तो महानंदा कुर्सियोंग दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल से निकल के आती है और बंगाल की खाड़ी में बांग्लादेश में जो है गंगा नदी से मिल जाती है ना। अब बात करते हैं दक्षिण से आने वाली नदियाँ, तो ये कर्मनाशा जो कि गंगा में डायरेक्ट मिल जाती है ना। फिर बात करें अगले, ये एक यहाँ पे नदी छूट गई शायद, ये घाघरा नदी जिसको सरयू नदी कहते हैं, तो ये नामपा नेपाल से निकलती है और यहाँ पे छपरा है, बिहार का छपरा जिला है, तो घाघरा या सरयू नदी छपरा जिले के निकट गंगा से डायरेक्ट मिल जाती है ना। तो ये उत्तर से आने वाली नदियाँ हैं। अब बात करते हैं दक्षिण से आने वाली, जो कि पठारी भागों से निकल के आती हैं। तो सबसे पहले कौन सी हो जाएगी? सोन नदी, सोन नदी है ना, अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकल के आती है और अनूपपुर जिला जो है बिहार का, यहाँ पे गंगा से डायरेक्ट मिल जाती है ना। पटना के मनेर गांव गंगा नदी से। पुनपुन नदी की बात करें, पुनपुन, तो यह छोटा नागपुर पठार से निकलती है, पलामू जिला झारखंड के पास से, जो कि पटना है ना, पटना के फतुहा स्थान है, यहाँ पे गंगा से मिल जाती है। अगली बात करें फाल्गु नदी,
तो फाल्गु नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है पलामू जिले से, और पुनपुन की सहायक नदी है ना, ये है फाल्गु नदी। बात करें किलो क्यूल 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 नदी जो है गिरिडीह पहाड़ी से निकलती है झारखंड के, और सूरजगढ़ा जो है लखीसराय गंगा से मिल जाती है। और अजय नदी भी गंगा की सहायक नदी है, जो कि डायरेक्ट गंगा से मिल जाती है। तो एक दो बार यूपी पीसीएस के क्वेश्चन में जो है ऑप्शन में देके अजय नदी को पूछा गया है ना, तो ये भी यूपी पीसीएस वालों के लिए इम्पोर्टेंस है, और बिहार से भी पूछा जा सकता है। अब बात करें गंगा नदी, जो कि सबसे महत्वपूर्ण नदी है। ये गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से निकलती है, जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती डायरेक्ट है ना। उत्तर प्रदेश पश्चिम कहाँ कहाँ से बहती गंगा नदी बात कर लेते हैं एक बार। तो उत्तराखंड से निकल के उत्तर प्रदेश से बिहार, और थोड़े से जगह के लिए झारखंड, और फिर पश्चिम बंगाल, फिर बंगाल की खाड़ी में चली जाती है ना। इस प्रकार जो इसका अपवाह क्षेत्र है। बात करें बिहार में कुछ अन्य महत्वपूर्ण नदियां हैं, जिनको क्रम लगाने को पूछ लेता है कभी कभी। तो उत्तर बिहार की नदियां जो हैं, वो उनका पश्चिम से पूर्व की ओर कौन सा क्रम होगा। तो सबसे पहले घाघरा आएगी, फिर गंडक आएगी, फिर बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी एवं महानंदा। ये पश्चिम से पूर्व आने का क्रम है। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है, दक्षिण बिहार की नदियां जो हैं, वो नदियां पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। कैसे? वो जो है पूर्व से पश्चिम का क्रम दिया गया है, यहाँ पे देख लेना, ऐसे दिया गया है क्रम, है ना, पश्चिम पूर्व से पश्चिम। तो सबसे पहले पूर्व में होगी अजय, फिर किऊल, फिर फाल्गु, सकरी, घाघरा, है ना। घाघरा नहीं, घाघर है, घाघर। फिर पुनपुन, सोन एवं कर्मनासा। और अगर इसको पश्चिम से पूर्व पूछ लेगा तो सबसे पहले आएगी कर्मनासा, है ना, कर्मनासा, फिर सोन, पुनपुन, घाघर, सकरी, फाल्गु, किऊल और अजय, ये सारी नदियाँ आ जाएंगी, है ना। यहाँ पे कुछ नदियाँ दी गई हैं, उनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। गंगा नदी, गंगा नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? गंगोत्री उत्तराखंड, मोहाना बंगाल की खाड़ी, और इसकी कुल लंबाई जो है 25 किलोमीटर है, जिसमें 1450 किलोमीटर के एबव में जो है ये उत्तर प्रदेश में बहती है, और 445 किलोमीटर बिहार में, है ना, इतनी लंबाई है। और बिहार के 12 जिलों से होकर गुजरती है। बात करें बिहार में प्रवेश कहाँ पे करती है? बक्सर जिला, चौसा बक्सर जिला जो है वहाँ पे प्रवेश करती है बिहार में उत्तर प्रदेश से। अगली नदी कौन सी हो जाएगी? घाघरा नदी। तो घाघरा का उद्गम स्थान नेपाल हो जाएगा, नामपा नेपाल। संगम स्थान छपरा के निकट गंगा नदी। उत्तर प्रदेश में यहाँ बाढ़ का कारण बनती है, उत्तर प्रदेश में बाढ़ का कारण बनती है घाघरा नदी, और इसका दूसरा नाम सरयू नदी है। बिहार में प्रवेश करती है सारण जिले में। कौन से जिले में? सारण। और बात करें बिहार में इसकी कुछ टोटल लंबाई 83 किलोमीटर है, घाघरा या सरयू नदी की, है ना। अब बात करते हैं गंडक नदी। तो उद्गम स्थान इसका कहाँ है? नेपाल हिमालय। गंडक नदी नेपाल हिमालय से निकलती है, सोनपुर पहलेजा घाट गंगा नदी से मिल जाती है ना। फिर पुराना नाम इसका सदानीरा है, सदा नीरा, और अन्य नाम सालिग्राम या नरैणी। तो क्या गंडक नदी को सालिग्राम या नरैणी भी कहते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर वाल्मीकि नगर में बैराज के कारण बाढ़ नहीं लाती है, पहले ये लाती थी बाढ़। और पश्चिम बिहार में प्रवेश करती है पश्चिमी चंपारण वाल्मीकि नगर, है ना। अब बात करें बूढ़ी गंडक। तो बूढ़ी गंडक ये चौतरबा जो है सोमेश्वर पहाड़ी से निकलती है, और खगड़िया जिला गंगा में मिल जाती है। लंबाई 320 किलोमीटर, और सिकराना, इसका अन्य नाम सिकराना है बूढ़ी गंडक नदी का। बिहार में जो है उद्धम बिहार में समाप्त हो जाती है ना। अन्य नदियों की बात करें, बागमती नदी जैसे, इसका उद्गम स्थान शिवपुरी श्रेणी नेपाल में है। और संगम की बात करें तो बदला घाट कोसी नदी में मिल जाती है, कोसी की सहायक हो जाएगी बागमती, और लंबाई इसकी 589 किलोमीटर है, कितनी 589 km, है ना। कमला नदी की बात करें तो ये भी कोसी नदी की सहायक नदी है, और ये महाभारत श्रेणी नेपाल से निकल के बदला घाट कोसी में मिल जाती है। अब बात करें कोसी नदी, तो गोसाईनाथ नामक स्थान से निकलती है, और कुरुसेला नामक स्थान पर गंगा में डायरेक्ट मिल जाती है बिहार में, है ना। और इसे बिहार का जो है, किसको? कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं, बिहार का शोक। बिहार में प्रवेश करती है सीतामढ़ी जिला, और उत्तरी बिहार की सबसे लंबी नदी है, इसको 120 किलोमीटर लंबी नदी है उत्तरी बिहार की, है ना। कुछ अन्य नदियाँ दी गई हैं यहाँ पे। महानंदा नदी, तो महानंदा नदी जो है कुर्सेओंग दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल से निकलती है, और बंगाल की खाड़ी में बांग्लादेश में गिर जाती है ना। ये गंगा नदी की सहायक नदी है, गोदावरी में मिल जाती है। बात करें यहाँ उत्तरी बिहार की सबसे पूर्वी नदी है ना, सबसे पूर्वी, यह गंगा के बाएं तरफ से मिलने वाली अंतिम नदी है, ये पॉइंट याद कर लेना।
थोड़ा सा। और बिहार में कहाँ पे प्रवेश करती है? किशनगंज जिले में प्रवेश करती है महानंदा नदी, है ना। सोन नदी की बात करें तो सोन नदी का उद्गम स्थान अमरकंटक मध्य प्रदेश हो जाएगा, जो कि अनूपपुर जिले से संबंधित है। संगम पटना के मनेर गांव गंगा बिहार गंगा नदी से मिल जाती है, डायरेक्ट गंगा से मिलती है सोन नदी। बात करें गंगा की दक्षिणी सहायक नदियों में तो सबसे लंबी है ये गंगा की सहायक नदी, 760 किलोमीटर लंबी है, 760, जो कि एमपी में बहती है और फिर बिहार में, है ना। बिहार में प्रवेश करती है रोहतास जिले में, सोन नदी रोहतास जिले में प्रवेश करती है। अब बात करें पुनपुन नदी तो इसका उद्गम स्थान छोटा नागपुर झारखंड से है, पलामू जिला। पटना के फतुहा नामक स्थान पर गंगा से मिल जाती है पुनपुन नदी। और पुनपुन की एक सहायक नदी है फाल्गु नदी, है ना। तो छोटा नागपुर पठार से निकलती है ये भी, और पलामू जिले से, और आके पुनपुन नदी में मिल जाती है। इसकी मुख्य धारा की बात करें तो निरंजन कहलाती है, इसकी मुख्य धारा निरंजन कहलाती है, जो बोध गया के पास मोहना नदी से मिलती है। फिर क्यूल नदी की बात करें, क्यूल तो गिरिडीह से निकलती है, तीसरी पहाड़ी जिसको कहते हैं तीसरी पहाड़ी। संगम स्थान कहाँ है? सूरजगढ़ा लखीसराय बिहार, गंगा नदी में मिल जाती है। और बिहार में प्रवेश करती है जमुई जिला में करती है, कहाँ? जमुई जिला नीचे, है ना। अब बात करें, अब कुछ अन्य पॉइंट दिए गए हैं कि इसके क्या दिया गया है। गर्म जल के स्रोत, बिहार में गर्म जल के स्रोत, इसके प्रमुख स्थलों में मुख्य राजगीर और मुंगेर है। कौन सा है? राजगीर एवं मुंगेर, है ना। तो ब्रह्मकुंड कहाँ है? ब्रह्मकुंड सीताकुंड, है ना। यहाँ पे जो ब्रह्मकुंड, सूर्यकुंड, नानक कुंड, गोमुख या मुखदुम कुंड, ये सारे राजगीर में हैं। और अगर मुंगेर की बात करें तो मुंगेर में सीता कुंड, रामेश्वर कुंड, लक्ष्मण कुंड और ऋषि कुंड, ये सारे जो हैं राजगीर में हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ देख लेना, याद करने के लिए आराम हो जाएगा। एक तो सीता कुंड सीता माता, राम कुंड रामेश्वर राम भगवान, लक्ष्मण और ऋषि कुंड, ये सारे भगवान राम से संबंधित हैं। तो ये राजगीर भी ये मुंगेर हो जाएंगे, है ना। ये याद करने की एक ट्रिक हो सकती है, हालांकि बाकी आप अपने हिसाब से भी याद कर सकते हैं। और ब्रह्मकुंड, सूर्यकुंड, नानक कुंड, गोमुख कुंड, ये सारे राजगीर बिहार में है ना। अब बात करते हैं राजगीर। यहाँ पर कुंड का टेम्परेचर वर्ष भर 70 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। कितना? 70 डिग्री सेल्सियस। मुंगेर की बात करें तो यहाँ पर 58 डिग्री सेंटीग्रेड हमेशा रहता है कुंड का ताप, 58 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। बात करें इनके अतिरिक्त भी बिहार राज्य में अनेक गर्म कुंड विद्यमान है ना। अब बात करते हैं बिहार में बाढ़, बिहार में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र, है ना। देख लेते हैं बिहार में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग मैप में देख लेते हैं, है ना। यहाँ पे लिखा भी है कि बिहार में जो है बाढ़, अधिकतम बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र है। तो कौन कौन सा क्षेत्र हो जाएगा, देख लेते हैं हम लोग। इसको कलर कर देते हैं ताकि समझने में ज़्यादा आसानी रहे, है ना। तो ये हो जाएगा पूर्वी चंपारण हो जाएगा। और 1 मिनट बस हो गया। तो देख लेते हैं यहाँ पे कौन कौन से ज़िले जो हैं बाढ़ प्रभावित हैं। एक तो पूर्वी चंपारण हो जाएगा, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, है ना। खगड़िया हो जाएगा, बेगूसराय, भागलपुर, कटिहार। ये कितने ज़िले? इतने ज़िले जो हैं प्रभावित हैं। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15, मतलब 14, 15, 16 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये बाढ़ से ज़्यादा मात्रा में प्रभावित है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना कि ये 3 जिले जो लास्ट में छूट जाते हैं पूर्व में, ये प्रभावित नहीं है, और ये दक्षिण का पूरा क्षेत्र जो है प्रभावित नहीं है। तो यहाँ पे कुछ फैक्ट दिए हैं ये, तो देख लेते हैं एक बार। बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2/3 भाग जो है बाढ़ प्रभावित है। कितना? 2/3 भाग बाढ़ प्रभावित है ना। अब बात करें बिहार के उत्तरी भाग में हिमालय से निकलने वाली नदियाँ बाढ़ का मुख्य कारण है। वहीं दक्षिणी भाग से वर्षा होने वाले के कारण, वहीं दक्षिणी भाग में जो है वर्षा होने के कारण नदियाँ बाढ़ का कारण बनती हैं। क्योंकि हिमालय से निकलने वाली नदियाँ सदानिरा होती हैं और जो है हमेशा पानी लाती रहती हैं, वो भी अच्छी खासे मात्रा में, तो बाढ़ का कारण बन जाती हैं, है ना। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है ना। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है बिहार पीसीएस में।
फिर 1975 में पटना में बाढ़ के बाद गंगा तटबंध का निर्माण हुआ, है ना। फिर भारत के कुल बाढ़ क्षेत्रफल का 17.2% बिहार में है। सोचो कितनी बड़ी मात्रा है, मतलब टोटल भारत के पूरे क्षेत्र में जो है, पूरे भारत के क्षेत्रफल का केवल 2%, 2 से 3% क्षेत्रफल जो है बिहार में है, और टोटल भारत के 17%, 18% जो है बिहार से बाढ़ प्रभावित है। तो ये बहुत बड़ी बात है, कोई छोटी बात नहीं है ना। तो बात करते हैं अगला, बिहार में नदी परियोजनाएं। तो बिहार में नदी परियोजनाओं की बात कर लेते हैं। नदियाँ यहाँ पे मोटे तौर पे देख लेते हैं। एक गंडक नदी हो जाएगी, है ना। ये बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी और महानंदा। फिर इधर घाघरा हो जाएगी, कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, फाल्गु, किऊल और अजय। अब देख लेते हैं कौन कौन सी नदी पे जो है बांध बना है। कौन कौन सी नदी पे बना हुआ है? एक तो गंडक पे बना हुआ है ना। दूसरा कोसी पे बना हुआ है। फिर इधर बना हुआ है सोन नदी पर, सोन नदी और पुनपुन नदी, इन पर जो है बांध बने हुए हैं। तो इनके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है देख लेते हैं। गंडक नदी पर जो बांध कब बना था? तो गंडक परियोजना 1959 जो है स्टार्ट की जाती है, और इस परियोजना के माध्यम से 2 नहरें निकाली जाती हैं। एक तो पूर्वी त्रिवेणी नहर और दूसरी पश्चिमी त्रिवेणी नहर, है ना। तो गंडक परियोजना 1959 में स्टार्ट की गई थी, जहाँ से 2 नदियाँ निकाली गई, पूर्वी और पश्चिमी त्रिवेणी, है ना। अब बात करते हैं सोन नदी परियोजना, जो कि सबसे पुरानी परियोजना है, 1874 में बनाई गई थी। यहाँ से भी 2 नदियाँ निकाली गई, एक तो पूर्वी सोन नहर और पश्चिमी सोन नहर, है ना। अब बात करते हैं पुनपुन बैराज, जो कि हमीदनगर औरंगाबाद में बना है, कहाँ? पुनपुन नदी पर। अब बात करते हैं अगले बैराज की, जो कि कोसी बैराज है। कोसी परियोजना 1945 में जो है बनाई गई थी, और यहाँ से 3 नदियाँ निकाली गई थी। एक तो पूर्वी कोसी नहर, दूसरी पश्चिमी कोसी नहर, और तीसरी जो है राजपुर नहर। तो ये सारे पॉइंट रट लेना, आप लोग याद कर लेना। उसे रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो जो है, ये 1 से 2 बार आप लोग, पहली बार जब देखना तो नॉर्मल स्पीड में देखना, और जब दोबारा देखना तो अपने कंफर्टेबल ज़ोन के हिसाब से 1.5 या 2 की, जो भी आपको अच्छी लगे उस स्पीड में 1 से 2 बार वीडियो देख लेंगे, सारे पॉइंट कवर हो जाएंगे, मुझे उम्मीद है इस चीज़ की। फिर अगला क्वेश्चन जो है, अगला टॉपिक क्या हो जाएगा? बिहार में नदी परियोजनाएं, है ना। बिहार में कौन कौन सी जो है नदी परियोजनाएं हैं, तो देख लेते हैं। और मतलब वो तो ही हैं, जो पढ़ी हैं वही हैं, बस थोड़ा सा उनसे फैक्टोलॉजी और पूछी गई है इसमें। तो सोन नदी परियोजना से क्या, सोन नदी पर स्थित है ना, और इसकी कुल लंबाई 130 किलोमीटर है सोन नदी की। बात करें तो यह भारत की जो है सबसे पुरानी, ये बिहार की नहीं, भारत की सबसे पुरानी नदी परियोजना है, जो कि 1874 में बनाई गई थी, है ना। इससे 2 नहरें निकाली गई हैं, एक तो पूर्वी सोन नहर और दूसरी पश्चिम सोन नहर, है ना। पूर्वी सोन नहर से प्रभावित जिले कौन कौन से हैं? औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, अरवल। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा क्षेत्र किस नदी से जो है प्रभावित है। तो औरंगाबाद, अरवल, गया और जहानाबाद पूर्वी सोन नहर, और रोहतास, बक्सर और भोजपुर जो है पश्चिमी सोन नहर से प्रभावित क्षेत्र हैं, है ना। बात करते हैं कोसी परियोजना 1954 में बनाई गई थी, भारत नेपाल के मध्य शुरू की गई थी, 1965 में बनकर तैयार हो गई, और जो है इसमें 3 नहरें निकाली गई थी। कौन कौन सी? एक तो हो जाएगी पूर्वी कोसी नहर, जो कि अभी बात की, इससे जो है हनुमान नगर के पूर्व में और अगर बात करें पश्चिमी कोसी नहर, तो ये हनुमान नगर के पश्चिम का जिला प्रभावित है क्षेत्र, और तीसरा राजपुर नहर जो है, इससे हनुमान नगर का पूर्व क्षेत्र जो है प्रभावित है ना। अब बात करें गंडक परियोजना तो ये भारत और नेपाल के मध्य गंडक परियोजना भी संयुक्त परियोजना है ना। इसमें बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल को लाभ पहुंचेगा। ये ध्यान रखना, 3 स्टेट इससे जो है प्रभावित होते हैं, लाभान्वित होते हैं, बिहार, यूपी और नेपाल, है ना। ये देश हो जाएगा, और ये 2 राज्य। पूर्वी त्रिवेणी नहर, पश्चिमी त्रिवेणी नहर इनसे निकली हैं। और बात करें भैंसा लोटन जो है नामक स्थान पर 900 मीटर लंबा बैराज का निर्माण कराया गया है। कहाँ पे? भैंसा लोटन नामक स्थान पर। अब उत्तरी कोयल नदी की बात करें तो यह एक अंतर्राज्यीय परियोजना है, जो बिहार और झारखंड के मध्य बनाई गई है। कोयल कोयल नदी सोन नदी की सहायक नदी है। पलामू जिले में स्थित मंडल डैम, कौन सा? मंडल डैम का उद्घाटन पीएम मोदी ने किया था 2019 में, है ना। तो ये याद रखना, मंडल डैम है, मंडल डैम, है ना। तो इस प्रकार जो है अपना आज की वीडियो में बस इतना ही देखेंगे, बाकी अगली वीडियोस में देखेंगे थोड़ा सा। और वीडियो ज़्यादा लंबी तो नहीं है, लेकिन ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो जो है आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और इसमें जो टॉपिक और जिस प्रकार से
फैक्ट के साथ कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश मैंने करी है अपनी तरफ से। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी और आप लोग जो है समझ में भी अच्छा खासा आया होगा आप लोगों की। तो बस यही कहेंगे कि वीडियो अच्छे से देखिए और लाइक कर दीजिए तथा सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली सीरीज़ की अगली वीडियो भी आप लोगों को प्राप्त हो सके और इससे हमारा मोटिवेशन भी बना रहेगा, है ना? ताकि अगली वीडियो बनाने में थोड़ा मोटिवेट रहेंगे हम। बस यही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।